नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और आज पाठशाला में क्या क्या है, कौन कौन सी क्लास लगेगी, पहले आपको यह बता दूं। फिलिस्तीन के लिए छाती पीट लेने वाली इंडी गठबंधन बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार देखकर भी खामोश क्यों है? मंदिर जला रहे हैं, हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी ये बांग्लादेशी दंगाई किन लोगों को हीरो दिख रहे हैं और उन्हें हीरो कौन साबित करना चाह रहा है और क्यों, आज इस पर बात होगी। बांग्लादेश में जो हुआ, क्या वही मोदी विरोध में भारत में हो सकता है? बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे चीन है, अमेरिका है या पाकिस्तान? और भारत के बॉर्डर पर बढ़ने वाली है बांग्लादेश से घुसपैठ, क्या मोदी का नया चैलेंज सामने आ गया? इस पर बात होगी। जलता बांग्लादेश, बर्बाद पाकिस्तान, भारत के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है क्या? मतलब भारत के बॉर्डर पर दो पाकिस्तान होंगे अब क्या? आज इस पर विस्तार से बात होगी। इसके अलावा अखिलेश हैरान हैं, उपचुनाव के पहले अचानक अयोध्या क्यों पहुंच गए सीएम योगी? सीएम योगी ने उपचुनाव के पहले दोनों डिप्टी सीएम के साथ वो किया जो किसी ने सोचा ना था। आज इसका चैप्टर भी होगा। और अंतरिक्ष में 55 दिन से क्यों फंसी हुई हैं भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, और अब क्या होने वाला है? 12 दिन और अगर मदद नहीं मिली तो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की जान को खतरा होगा क्या? आज ये चैप्टर भी लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों के रिवीजन में बाढ़ और बारिश से देश में जो तबाही मची है उसकी टॉप 10 तस्वीरें, फिर खोलेंगे पहला चैप्टर। राजस्थान के बूंदी में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 24 घंटों में 8 इंच से ज्यादा बारिश होने की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां माचिस के डिब्बे की तरफ बहती नजर आईं। वहीं राजस्थान के टोंक में भी भारी बारिश की वजह से टोरडी सागर बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध से छूट रहे पानी का बहाव इतना तेज था कि राजस्थान रोडवेज की एक बस पानी में बह गई। राजस्थान के ही टोंक की एक और तस्वीर देखिए। रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से नदियों में ऐसा उफान आया हुआ है कि एक शख्स पानी की तेज धार में बहने लगा। एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद नदी में बहते शख्स का रेस्क्यू किया। राजस्थान के कई शहरों में बादल फाड़ बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। भीलवाड़ा में अपने दोस्तों के साथ झरने में घूमने आया शख्स पानी बढ़ने की वजह से बहने लगा और देखते ही देखते 150 फीट नीचे जाकर गिरा। राजस्थान के पाली में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बिगड़ गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश की वजह से एक युवक खाई में गिर गया। गनीमत रही कि वो उफनती रावी नदी में गिरने से पहले चट्टान पर अटक गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने रस्सी की मदद से उसे ऊपर खींच लिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बादल फटने के बाद मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सैकड़ों पर्यटक हादसे में फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। केदारनाथ के सोनप्रयाग में बादल फटने के कारण पैदल आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इलाके में कई यात्रियों के फंसे होने की संभावना है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार लगी हुई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूब गए हैं और निचले इलाकों में डूबने का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात में नवसारी में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ की ऐसी तस्वीर है जहां जिधर नजर दौड़ाओ उधर ही पानी नजर आता है। भारी बारिश से लोगों के घरों में भरे पानी के बाद सब कुछ वहां पर तबाह हो गया। तो देश भर में बाढ़ और बारिश ने जो तबाही मचाई है उसकी 10 अहम तस्वीरें दिखाने के बाद पाठशाला की पहली क्लास। फिलिस्तीन के लिए छाती पीटने वाले बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार देखकर इंडी खामोश चुप क्यों है? खामोश क्यों है? मंदिर जलाया, हिंदू पर अत्याचार किया, फिर भी बांग्लादेशी दंगाई को हीरो कौन बना रहा है? बांग्लादेश में जो हुआ, क्या वही मोदी विरोध में भारत में हो सकता है? और बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे चीन है, अमेरिका है या पाकिस्तान? सबसे पहले इसका चैप्टर। बॉस, इस वक्त बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है। वहां पर कोई सरकार नहीं है, संसद भंग हो चुकी है, लूटपाट और आगजनी चल रही है। यानी बांग्लादेश जल रहा है और उसकी लपट में कोई और भी जल रहा है, तो वो है बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू समाज, जिस पर भयंकर अत्याचार की खबरें आ रही हैं। हिंदू घरों को निशाना बनाया जा रहा है।
हिंदू मंदिरों को टारगेट कर करके जलाया जा रहा है। हिंदुओं के घर, मंदिर, दुकान, संस्थान जो हैं वो सब निशाने पर हैं। लेकिन ऐसे दंगाइयों में इंडी गठबंधन के इकोसिस्टम को हीरो नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन के लिए आंसू की गंगा बहा देने वाले इंडी गठबंधन के नेताओं की आंख से एक आंसू नहीं गिर रहा है हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में। एक तख्ती संसद में नहीं लहराई गई बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए। लेकिन बात फिलिस्तीन की थी तो बॉस लाइन में लगकर छाती पीटी गई थी। स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जारी किए जा रहे थे। बस चलता तो नेता यहां के लेट जाते इजराइल के सामने कि हमास के आतंक का जवाब देने की कार्रवाई करने से पहले हमारी लाश पर से गुजरना होगा टाइप। लेकिन पड़ोस में बांग्लादेश, वहां फिलिस्तीन इतना दूर है, यहां पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदू कैसे बचेगा इसकी ढेले भर की फिक्र नहीं है इन लोगों को। अब सोशल मीडिया पर इनका कोई कैंपेन नहीं चल रहा। क्या इसलिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं की इन्हें कोई परवाह नहीं है? क्या इसलिए कि मोदी विरोध और मुस्लिम वोट बैंक का प्रेम इनके आड़े आ जा रहा है? फिर भले ही बांग्लादेश के हिंदू खून के आंसू रोते रहें, इनका इकोसिस्टम तो उन दंगाइयों को हीरो साबित करने में लगा है जो दंगाई कल से बांग्लादेश के हिंदुओं के खून के प्यासे बने बैठे। ये तो लूटपाट और हिंसा कर रहे दंगाइयों को लोकतंत्र का रक्षक बता रहे हैं भाई, और शेख हसीना को तानाशाह बताने पर आ गए। लेकिन इनसे कोई पूछे कि अगर लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर बांग्लादेश में दंगे हुए तो फिर इसमें हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हिंदू लोकतंत्र के लिए खतरा है क्या वहां जो मंदिर जला रहे हो, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो? अगर आरक्षण के नाम पर यह क्रांति हुई थी, तख्ता पलट हो गया, तो हिंदू मंदिरों को टारगेट करने का क्या मतलब है? हिंदू मंदिरों ने आरक्षण को रोक रखा है क्या? हिंदुओं ने आरक्षण का लाभ उठा लिया है क्या? अगर यह आरक्षण के नाम पर बांग्लादेश में हुआ है तो उसमें हिंदू ने क्या किया? प्रधानमंत्री से तुमको दिक्कत थी, प्रधानमंत्री को तुमने बाहर कर दिया, सरकार तुमने गिरा दी, वहां पर संसद को खत्म कर दिया, टेक ओवर गवर्नमेंट आ जाएगी। उसमें हिंदू का क्या रोल है बॉस? अगर सब कुछ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी तो हिंदू को बचाना क्या लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? हिंदू ने कौन सा बांग्लादेशी मुसलमानों का आरक्षण छीन लिया था? इसलिए ये कोई हीरो नहीं है, ये सीधे सीधे दंगाई हैं। और ये इकोसिस्टम ने नैरेटिव गढ़ा है कि ये सब लोकतंत्र बचाने और आरक्षण के नाम पर हुआ है। कल से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक के अनगिनत मामले सामने आ चुके हैं। तमाम वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं, लेकिन मोदी विरोधी इकोसिस्टम में किसी ने कुछ नहीं बोला। हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, कोई नहीं पूछा। सब शेख हसीना को तानाशाह बताने में लगे हैं, नरेंद्र मोदी को तानाशाह बता रहे हैं, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर इनकी बोलती बंद है। ये वही लोग हैं जो इस बात से चिढ़ते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी सीएए क्यों लेकर आए थे। अब भी पूछोगे सीएए क्यों लाए थे? अब समझ में आ रहा है सीएए क्यों लाए थे? ऐसे ही हिंदुओं को बचाने के लिए लाए थे बॉस, ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर ऐसे ही जो अक्सर अत्याचार होते हैं उनसे उन्हें बचाया जा सके। कहां जाएगा हिंदू भाई? जब भी कोई घटना होती है तो हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। ऐसा ही बांग्लादेश में कल से चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदू इस वक्त किस हाल में है, एक एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। बांग्लादेश के मेहरपुर में उग्र भीड़ ने इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया। तस्वीर देखिए, मंदिर जला दिया लोगों ने। दंगाइयों ने मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। क्या दोष था मंदिर का बताओ? यह मंदिर तुम्हारे लोकतंत्र के आड़े आ रहा था, या इस मंदिर में जो है वो आरक्षण का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था हिंदुओं को? मंदिर प्रशासन की तरफ से बताया गया कि न सिर्फ मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं पर भी अटैक हुआ। इसी तरह बांग्लादेश के नरसिंगदी में काली माता के मंदिर को निशाना बनाया गया। मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर उसे वहां से हटा दिया गया। मंदिर में मौजूद सारी पूजा सामग्री को तहस नहस कर दिया गया। कौन से हिसाब से यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है? यह नफरत भरी हुई है जो सामने आ रही है बार बार। बांग्लादेश में दंगाइयों ने शॉपिंग मॉल को भी लूट लिया। बांग्लादेश के छतरग्राम में भीड़ शॉपिंग मॉल से सामान लूटती नजर आई। दावा है कि यह शॉपिंग मॉल का ओनर एक हिंदू है, इसलिए इस मॉल को टारगेट किया गया। बांग्लादेश ने हिंदुओं के घरों को भी टारगेट किया जा रहा है। जिस जले हुए घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश में रह रहे एक हिंदू वकील की है और उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश के नसीराबाद में भी हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया। उनके घरों में लूटपाट की गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। ये दंगाई करते हैं बॉस, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले नहीं करते। सो प्लीज इनको लोकतंत्र के हीरो मत बताइए। इनके पीछे जो कट्टरवादी सोच काम कर रही है वो साफ साफ दिख रही है।
बांग्लादेश में हिंदुओं के घर में घुसकर महिलाओं को भी टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू महिलाएं रो रो कर अपना दुख दर्द बता रही हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। आप सुनिए बांग्लादेश में हिंदू महिलाएं कैसे मदद की गुहार लगा रही हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই, পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা, ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। তাদের কাছে আমার আবেদন, প্লিজ নিবেদন, ছোট ছোট ভাই, বড় ভাই, ভাইয়ারা সবাই প্লিজ, ঘাটের মোড়ে প্রত্যেকটা দোকান লুটপাট হচ্ছে, আপনারা চলে আসেন প্লিজ। এসে আপনারা তাদের সরিষাটার মোড়ে প্রত্যেকটা মোবাইল নিয়ে চলে গেছে, এসিটা পর্যন্ত শোরুমের খুলে নিয়ে গেছে, টাইলস নিয়ে গেছে, চেয়ার পর্যন্ত নিয়ে গেছে। আপনারা কোথায়? এটার জন্য তোমরা এই স্বাধীনতা করলাম। রড সিমেন্ট থেকে শুরু করে কমর সব নিয়ে যাচ্ছে। রাব্বি, এই রাব্বি এই যে রড চুরি করতেছে, রাব্বি, এই রাব্বি, দেখেন রডগুলো নিয়ে কিভাবে চলে যাচ্ছে, সবার দোকানের জিনিসগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছে। ভাই, এইটার জন্যই আমরা এই দেশে আন্দোলন করবো না, ওদেরকে বুঝাই পাঠাই দাও জিনিস নিয়ে। ये भीड़ लूट खसोट मचाए हुए हिंदू मंदिरों में आग लगा रही है, हिंदुओं को टारगेट कर रही है। लेकिन यहां भारत में कोई नहीं, विपक्ष में एक नेता नहीं जो स्टेटमेंट जारी कर। हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों को लेकर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बात की और इस तरह के मामलों पर चिंता जताई। सुनिए विदेश मंत्री ने संसद में क्या बताया, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे साधु संत और धर्मगुरु भी इस मामले में अब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उससे संत समाज भी बहुत चिंतित है। बाबा बागेश्वर से लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव तक इस पर चिंता जता रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि जो लोग हिंदुओं पर बात नहीं कर रहे वो अपनी राजनीति का एजेंडा चलाने में कैसे पीछे नहीं है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, जातीय ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी ना हो, इसके लिए पूरे देश को। हम अभी भारत से बाहर
न्यूजीलैंड में हैं। हमको टीवी समाचार के द्वारा और मीडिया के द्वारा पता लगा बांग्लादेश की स्थिति पर। भयंकर स्थिति है वहाँ की, खूब उपद्रव हो रहे और पथराव हो रहे हैं। वहाँ के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, वरना वो बेचारे कहाँ जाएंगे। और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। यानी धर्म गुरुओं का मन तो पीड़ित है, बाबा बागेश्वर से लेकर बाबा रामदेव तक का मन पीड़ित है, दुखी है। लेकिन इस देश के नेताओं को बांग्लादेश के हिंदुओं के दर्द से शायद ही कोई दर्द हो रहा। ये बहुत सीरियस मामला है बॉस हमारे लिए भी, क्योंकि जब पड़ोस में आग लगी हो तो हम भी चैन से कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन हमारे यहां कुछ लोगों ने इस सीरियस मैटर को भी इस तरह से वो लोग ले रहे हैं कि जैसे उन्हें ना इस मैटर की सीरियसनेस की समझ है, ना देश की सिक्योरिटी चैलेंज की समझ है। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना दिखता है, और मोदी विरोध में ये लोग कल से ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे देश में की चिंता कम, राजनीति की चिंता ज्यादा दिख रही है। ये वही बातें कर रहे हैं जो पहले कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं और हर तानाशाही का अंत ऐसे ही होता है जैसा बांग्लादेश में हुआ। ये लोग सपने देख रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा ही शायद काश भारत में हो जाए। लेकिन ये देश को जलाने और अराजकता में डालने वाली सोच है, क्योंकि जिस आदमी को ये तानाशाह कहते हैं, जिस आदमी के लिए बुरा सोचे बैठे हैं, वही व्यक्ति नरेंद्र मोदी सबको बुलाकर बात कर रहे हैं। सारे सवालों के जवाब दे रही है सरकार, सबको पूरे हालात बता रहे हैं। तानाशाह होते तो ऐसा करते। आज सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग की भाई, जिसमें बांग्लादेश के हालात की एक एक जानकारी विपक्ष को दी गई। यह बताया गया कि सरकार का स्टैंड क्या है, यह बताया गया कि अभी की स्थिति में सरकार कर क्या रही है। संसद में पूरे देश के सामने जानकारी दी गई। लेकिन जो सबको साथ लेकर बीच चल रहा है, उसे ही तानाशाह बताने का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और बांग्लादेश का हवाला देकर अपना एजेंडा चलाया जा रहा है कि अपनी राजनीति बढ़ाई जा रही है। कल हमने ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताया था, लेकिन आज भी वही सब चल रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर इंडी गठबंधन के नेता भारत में मोदी सरकार से जोड़ रहे हैं और इस बात का डर दिखा रहे हैं कि भारत में भी लोगों के सब्र का ऐसे ही बांध टूट सकता है। सुनिए फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता क्या बोल रहे हैं, फिर आपको इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं के बयान भी दिखाऊंगा। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा, और वही हुआ। और मैं समझता हूँ एक और चीज़ भी ज़रूर हुई है, वहाँ पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहाँ ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी एक आवाज़ थी। अब बताइए, ये जो कह रहे हैं ये इनडायरेक्टली एक तरह से जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे जो बांग्लादेश में हुआ वो हम इंडिया में भी कर सकते हैं, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। कह रहे कि भाई पब्लिक कुछ दिन इंतजार करती है, उसके बाद सब्र का बांध टूट जाता है। बॉस, वो सब्र का बांध नहीं टूटा है। वो जो अंदर भरा हुआ था, जो आप कह रहे हैं कि इस्लामीकरण वहां बढ़ रहा था, इस्लामिक सोच बढ़ रही थी, उसका नतीजा है वो। उसको लोकतंत्र का अमली जामा पहनाकर, उसका कवर देकर जो है एक तरह से कवर फायर किया जा रहा है। इंडी गठबंधन के नेता संजय राउत भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश में लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, यही सब शेख हसीना कर रही हैं, इसलिए उनका यह हाल हुआ। सुनिए कैसी इन लोगों की भाषा है, कैसे इन लोगों के बयान है। सुनिए संजय राउत। जिस देश को हमने बनाया है उस देश की हालत देखिए। ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहाँ तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई,
और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनता सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। इन सब को सुनते जाइए बॉस, इनके मन में क्या है ना वो एकदम साफ निकल के बाहर आ रहा है। अरमान शायद यही है कि भारत में भी ऐसा हो और नरेंद्र मोदी को ऐसे ही हटाया जा सके, लेकिन इनके अरमान पूरे नहीं होंगे। और सोचिए शिवसेना की क्या हालत हो गई। इंडी अलायंस में कोई नहीं बोल रहा, वो समझ में आता। शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की पार्टी, वो भी हिंदुओं के लिए आंसू नहीं बहा रही कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। कह रहे वहां तानाशाही थी, पब्लिक जो कर रही है वो सही कर रही है। सोचिए, शिवसेना ये नहीं कह पा रही कि वहां हिंदू मंदिर टारगेट हो रहे। आप ये देखिए कि बांग्लादेश के हालात पर हमारे देश में किस तरह की राजनीति चल रही है। एक तरफ मोदी सरकार जो बांग्लादेश के मुद्दे पर फुल एक्टिव है, विपक्ष को भी भरोसे में लेकर चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट में अपना सुनहरा भविष्य तलाश रहा है। इंडी गठबंधन के नेताओं का बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यही चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ उसका रिपीट टेलीकास्ट भारत में हो जाए। जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा, वैसा हाल नरेंद्र मोदी का हो जाए। भाई, जिस देश में हाय हाय मोदी मर जा मोदी के नारे लग सकते हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाने के लिए कोई सीमा थोड़ी तय किए बैठे। जो हो जाए बस मुक्ति मिल जाए, क्योंकि चुनाव में हरा नहीं पा रहे। आप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुनिए, वो केजरीवाल को जेल में डाले जाने के मुद्दे को जनता पर जुल्म से जोड़ रहे हैं और एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि जब जुल्म बढ़ जाता है तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता है। एक बार सुनिए भगवंत मान और संजय सिंह क्या कह रहे हैं। जो तुम ज्यादा तानाशाही करोगे लोगों ते तो लोगों का जो लोग ने चुप रहन 5 साल, बुल स्यों लैन 10 साल, सीने ते पत्थर धर लैन 15 साल, जम्मे मन मार के चुप रह लेना 20 साल। पर 20 साल बाद फिर जो लोग उठते ने ना, जो लोग जागते ने, फिर कल देखे ही होना बांग्लादेश च 20 साल बाद उठे ने ते अद्धे घंटे च भजना पै गया। प्रधानमंत्री के घरे मुर्गियां ते बतकां भी लैके चक के उत्थों जिहड़ियां हैगे सी। पब्लिक है जो तुम तंगी करी जाओगे। ये इस बात का संकेत है कि तानाशाही जो है वो किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। वहाँ भी इसी तरीके से विपक्ष के लोगों को पकड़ के जेल में डाला गया। जो मुद्दा है वो इस वक्त आरक्षण के मुद्दे को एक हवा दी गई वहाँ, और एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। जो चुनाव हुआ था वहाँ आपने देखा ही था कि कैसे चुनाव हुआ था, सारे विपक्ष ने बायकॉट किया था। तो मुझे लगता है ये एक सबक है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसे जो शासन है वो ज़्यादा लंबे चलते नहीं। बांग्लादेश के बहाने इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर एजेंडा चला रहा है और उन्हें तानाशाह बताने में लगा है, और एक तरह से पब्लिक के दिमाग में यह सेट किया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो ये दंगाई हैं वो बेचारे प्रताड़ित लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने ट्वीट करके कहा कि जब देश की जनता चल पड़ेगी नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग तक, तब कौन रोकेगा। देख रहे हैं लोगों की भाषा, देखिए। यह 100% सच है कि 2024 में तानाशाही के बल पर चुनाव आयोग को मुट्ठी में लेकर सत्ता को हथिया लिया गया। अन्य राज्यों के साथ यूपी में 11 सीटों पर परिणाम बदल दिए गए क्योंकि ईसी में उनका मुख्य चुनाव आयुक्त बैठा। देश में बेरोजगार और युवा लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। सबके अरमान देखते जाइए, देश में आग लग जाए इनको फर्क नहीं पड़ता, ये सब पिन मार रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और शेख हसीना की तस्वीर शेयर की और लिखा कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। अब मोदी जी को कहें तो क्या कहें। नरेंद्र मोदी से इंडी गठबंधन की नफरत का लेवल यही है कि जब भी पूरी दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है तो इंडी गठबंधन उसे नरेंद्र मोदी से जोड़ देता है। ऐसा करते हुए ना तो वो भारत की विदेश नीति का कोई ख्याल रखता है, ना ही भारत के हितों की कोई चिंता रहे। जैसे रूस में जब पुतिन फिर से राष्ट्रपति बने तो भारत में इंडी गठबंधन ने कहना शुरू कर दिया कि देश में यह आखिरी चुनाव।
नरेंद्र मोदी जीते तो देश में बीजेपी उत्तर कोरिया और रूस का तानाशाह मॉडल लागू कर देगी। नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में इंडी गठबंधन के नेता कल से बांग्लादेश की चुनी हुई प्रधानमंत्री को तानाशाह और तख्ता पलट करने वाली भीड़ को क्रांतिकारी बता रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं ने यह माहौल बना दिया कि जैसे आंदोलनकारियों की भीड़ ने बांग्लादेश की सरकार पलट दी, वैसे ही भीड़ भारत में मोदी की कुर्सी छीन सकती है। मोदी विरोध में इंडी गठबंधन के नेता इस तरह डूब चुके हैं कि उन्हें आंदोलनकारी और अराजक तत्वों में कोई अंतर नजर नहीं आता। इंडी गठबंधन के नेता एक तरह से हिंसक प्रदर्शन के दम पर किसी सरकार को उखाड़ फेंकने को जायज बता रहे हैं, जबकि किसी भी लोकतंत्र में इस तरह के प्रदर्शन को जायज नहीं ठहराया जा सकता। आंदोलन के दम पर सरकारें पहले भी गिर चुकी हैं, लेकिन उसका रास्ता लोकतांत्रिक रहा है। इस तरह से अगर किसी प्रधानमंत्री को अपने देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो इस तरीके को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। इतना ही नहीं, इंडी गठबंधन के नेता बार बार ये उकसावे वाले बयान दे रहे हैं जिससे कि जिस दिन जनता अपने पर आ गई या जिस दिन जनता का गुस्सा फूट गया तो ऐसे बयान देकर उकसावे वाली वो राजनीति करते। कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने इस बात की आशंका जताई थी कि विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा को भड़काने वाले बयान दिए जा रहे हैं, इससे पीएम मोदी को खतरा हो सकता है। एक तरफ इंडी गठबंधन बांग्लादेश के बहाने मोदी को तानाशाह बताने में लगा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्ष को भरोसे में लेकर चल रहे हैं। आप देखिए बांग्लादेश पर मोदी सरकार कैसे एक्टिव है। कल जैसे ही बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ, कुछ ही घंटों के अंदर सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई जिसमें आगे की रणनीति तय गई। फिर आज सुबह ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सभी पार्टियों को भरोसे में लिया गया। फिर संसद के अंदर खुद विदेश मंत्री ने जवाब दिया। भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। बांग्लादेश से लगे बॉर्डर पर बीएसएफ को अलर्ट किया गया और तैनाती बढ़ा दी गई। बीएसएफ को कड़े आदेश दिए गए कि बिना सही दस्तावेज के किसी की भारत में एंट्री ना हो। मोदी सरकार ने तत्परता दिखाते हुए जुलाई महीने में ही बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को वापस बुला लिया था। जो अभी वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भी भारत सरकार बांग्लादेश अथॉरिटीज के टच में। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं तख्ता पलट के 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश और भारत के बीच विमान सेवा को बहाल कर दिया गया था ताकि जो भारतीय वापस आना चाहते हैं वो लौट सके। उधर बांग्लादेश में एक दिन बाद क्या हाल है यह भी आपको जानना चाहिए। शेख हसीना के देश छोड़ने के एक दिन बाद भी बांग्लादेश के हालात संभलते नजर नहीं आ रहे। एक तरफ हिंदू मंदिरों को और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ शेख हसीना की पार्टी के नेता और उनकी पार्टी से जुड़े लोग टारगेट पर हैं। ढाका से आई ये तस्वीरें देखिए। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर मुशर्रफ मुर्तजा के घर में आग लगा दी। ढाका में ही आवामी लीग के एक नेता का होटल भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गया। प्रदर्शनकारियों ने होटल में आग लगा दी जिसकी वजह से होटल में रुके 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा लोग झुलस गए। बताइए होटल में जो लोग रुके थे उन्होंने क्या लोकतंत्र का बिगाड़ा था भाई। ये कौन से लोकतंत्र के हीरो हैं जो मंदिर जला रहे हैं, होटल जला रहे हैं, मासूम लोगों को मार रहे हैं। बांग्लादेश के झालो काटी इलाके में आवामी लीग के सांसद के घर पर भीड़ ने धावा बोल दिया। सांसद के घर में आग लगा दी गई। सांसद के घर से 5 करोड़ कैश मिलने का दावा किया गया, जिसमें नोटों की कई गड्डियां आग लगने की वजह से झुलस गई। वहीं कल शेख हसीना के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस में जिस तरह तोड़फोड़ की, लूट मचाई, उसकी तस्वीरें दुनिया भर में फैल गईं। लूट की ये तस्वीरें वायरल हुई और लोगों ने पीएम हाउस को बांग्लादेश के लोगों ने मानो म्यूजियम समझ लिया। आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ पीएम हाउस में घुस गए। लोग पीएम हाउस के अंदर बिना किसी डर के घूमते और तस्वीरें लेते दिखाई दिए। कुछ लोग तो पीएम हाउस की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। अराजकता फैली हुई है वहां पर और इन लोगों को यहां का इकोसिस्टम, यहां के कुछ पत्रकार हीरो बता रहे हैं। दंगाई नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि धर्म विशेष के वोट की चिंता है। कुछ इलाकों में तो प्रदर्शनकारियों के हौसले इतने बुलंद नजर आए कि उन्होंने दुकानों को ही लूटना शुरू कर दिया। जिसके हाथ जो लगा वो दुकानों से लूट कर ले जाता नजर आया। जो लोग हमास के लोगों को आतंकी नहीं बता पाए वो इनको क्या बोलेंगे बॉस। एक तरफ शेख हसीना की पार्टी से जुड़े नेता प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हैं, दूसरी तरफ सेना ने भी आवामी लीग के नेताओं और हसीना सरकार में शामिल मंत्रियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। आज ढाका एयरपोर्ट पर सेना ने देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे आवामी लीग के नेता और हसीना सरकार में आईटी मंत्री जुनैद अहमद पलक को हिरासत में ले लिया। यानी शेख हसीना के समर्थक और प्रदर्शनकारियों और सेना के निशाने पर हैं ये लोग। दूसरी तरफ शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेशियों का जश्न चल रहा है। आज भी बांग्लादेश की सड़कों पर बड़ी संख्या में एकजुट हुए लोगों ने मार्च निकाला। बांग्लादेश के बरिशाल इलाके में लोगों ने पिछले दिनों हुए प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की।
लंदन में रह रहे बांग्लादेशियों ने भी शेख हसीना सरकार के तख्तापलट का जश्न मनाया। बांग्लादेश के समर्थन में नारेबाजी करते हुए लोगों ने लंदन की सड़कों पर मार्च किया। इसके बाद सभी लोग लंदन के अल्ताब अली पार्क में एकजुट हो गए। जश्न के दौरान बांग्लादेश के प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों का असली चेहरा भी सामने आया। बांग्लादेश में बांग्लादेशी झंडे के साथ कुछ लोग हाथ में तालिबान का झंडा भी पकड़े नजर आए। वहीं शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद उनकी सरकार में बैन किए जा चुके जमात इस्लामी के नेता भी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं, खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक हालत कुछ ऐसी है कि आज राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तीनों सेनाओं के चीफ और राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा के बाद संसद को भंग कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आज दोपहर 3 बजे तक संसद को भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी नेता और पूर्व पीएम खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया गया। खालिदा जिया बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता। भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की सजा काट रहे खालिदा जिया फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही 1 जुलाई से 5 अगस्त के बीच जिन प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उनको भी रिहा करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई। अब तक खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लामी के करीब 1000 कार्यकर्ताओं की रिहाई हो भी चुकी है। बांग्लादेश में इस वक्त 3 स्थितियां होती हुई दिख रही हैं। पहला, फिलहाल सेना खुद बांग्लादेश की सत्ता संभाल सकती है। छात्रों को इंसाफ दिलाने के बहाने सेना सत्ता अपने हाथ में ले सकती है और तनाव के हालात का हवाला देकर चुनाव टाल सकती है। ये अटकलें इसलिए भी लग रही हैं क्योंकि शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद सेना में टॉप रैंक के कई अधिकारियों को हटा दिया गया है। दूसरा, केयर टेकर सरकार बनाकर 3 महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। बांग्लादेश में सेना प्रमुख कह चुके हैं कि अंतरिम सरकार की स्थापना हो। तीसरा, पूर्व पीएम खालिदा जिया को सत्ता संभालने का मौका मिल सकता है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद पूर्व पीएम खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया गया। अगर सेना ने वादे के मुताबिक अंतरिम सरकार का गठन किया तो बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी तरह तरह की अटकलें लग रही। अंतरिम सरकार की अगुवाई करने के लिए पहले सिर्फ नोबेल मोहम्मद यूनुस का नाम चल रहा था, लेकिन अब पूर्व पीएम खालिदा जिया भी इस रेस में शामिल हो गई। सूत्रों का दावा है कि प्रदर्शनकारी छात्र मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन चाहते हैं। शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ही नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने में मदद का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा कि उन्होंने पहले इस पद के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन छात्रों के बार बार अपील करने के बाद उन्होंने हामी भर दी। मोहम्मद यूनुस ओलंपिक कमेटी के न्योते पर बतौर स्पेशल गेस्ट पेरिस में है। खबर है कि वो जल्द बांग्लादेश लौट सकते हैं, लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही है कि सेना चाहती है कि खालिदा जिया को अंतरिम सरकार की बागडोर सौंपी जाए। ऐसे में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर भी बवाल होता दिख रहा है, क्योंकि अगर सेना ने खालिदा जिया को मौका दिया तो अभी भी सड़कों पर डटे हुए प्रदर्शनकारी छात्र फिर से भड़क सकते हैं। उधर शेख हसीना की मुश्किलें कम नहीं हो रही। देश छोड़ने के बाद कल शेख हसीना बांग्लादेश की सेना के विमान से गाजियाबाद थी और अभी भी वो भारत में ही है। शेख हसीना का भारत से लंदन जाकर शरण लेने का प्लान था। उनके इस प्लान पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि खबर है कि फिलहाल यूके ने उन्हें राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन ने इमिग्रेशन पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा कि पहले शेख हसीना को उस देश में शरण मांगनी होगी जहां वो अपना देश छोड़ने के बाद पहुंचे। इसके साथ ही ब्रिटेन की सरकार हाल के दिनों में बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर भी सख्त नजर आ रही है। ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया कि अगर किसी भी संभावित जांच के खिलाफ ब्रिटेन में शेख हसीना को कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती। खबर है कि यूके के ठंडे रुख के बाद शेख हसीना फिनलैंड या उत्तरी यूरोप के किसी देश में शरण लेने पर विचार कर रहे हैं। इस सब के बीच बांग्लादेश की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भी शेख हसीना का वीजा ही रद्द कर दिया है। जिन हालातों में शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है, उसके लिए विदेशी ताकतों के हाथ की भी कई थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी पाकिस्तान को लेकर है। इस थ्योरी में बांग्लादेश में हुए बवाल के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। आरोप है कि आईएसआई ने बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के लिए इस्लामिक छात्र शिविर नाम के संगठन का इस्तेमाल किया, जो शेख हसीना सरकार में बैन किए गए संगठन जमाते इस्लामी की स्टूडेंट विंग है। आरोप है कि बांग्लादेश में जनवरी में हुए चुनाव में भी आईएसआई ने जमाते इस्लामी को फंडिंग की थी। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे और उनकी पार्टी बीएनपी के कार्यवाहक प्रमुख तारिक रहमान ने लंदन में आईएसआई के साथ मिलकर बांग्लादेश में हिंसा भड़काने की प्लानिंग तैयार की। लंदन के बाद सऊदी अरब में भी तारिक रहमान और आईएसआई एजेंट्स के बीच कई बार बैठक होने का दावा किया जा रहा है।
ट्विटर पर पाकिस्तानी हैंडल से बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के लिए 500 से ज्यादा पोस्ट शेख हसीना सरकार के खिलाफ किए। वहीं बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर दूसरी थ्योरी से अमेरिका सवालों के घेरे में, क्योंकि अमेरिका ने जनवरी में बांग्लादेश में हुए चुनाव को पहले ही खारिज कर दिया था। अमेरिका पर शक इस वजह से भी है क्योंकि यह अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अपने फायदे के लिए अमेरिका पहले देशों को कमजोर करता है, फिर तख्ता पलट करवाता है। अफगानिस्तान देख लीजिए, इराक, सीरिया, सब इसका उदाहरण है। और बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर दावा किया जा रहा है कि 14 जुलाई को अमेरिकी दूतावास ने 2 छात्रों की मौत की झूठी खबर फैलाई। हालांकि बाद में खबर को वेबसाइट से हटा लिया गया, लेकिन इस खबर की वजह से बांग्लादेश में प्रदर्शन और उग्र हो गए। वहीं बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत ने जमाते इस्लामी के नेताओं से सीक्रेट मीटिंग भी की थी। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान शेख हसीना को बदनाम करने वाले पोस्ट बीएनपी, इसके मीडिया सेल और स्टूडेंट विंग के जिन अकाउंट से किए जा रहे थे, इनमें से काफी अकाउंट्स अमेरिका से ऑपरेट होने का पता चला है। अमेरिका शेख हसीना से इतना नाराज था कि जुलाई में ही अमेरिकी राजदूत ने ढाका छोड़ दिया था। और आज यह खबर भी आ गई कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा भी रद्द कर दिया है। बांग्लादेश में हुए बवाल को लेकर तीसरी थ्योरी में विलन चीन की एंट्री हो गई। मतलब पाकिस्तान, अमेरिका के अलावा चीन का नाम भी चल रहा है। दरअसल यह किसी से छिपा नहीं है कि बांग्लादेश और चीन के रिश्तों में काफी समय से तनाव चल रहा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह शेख हसीना सरकार की भारत से बढ़ती नजदीकियां थी। जबकि चीन बांग्लादेश में ऐसी सरकार चाहता था जो उसके इशारों पर चले, उसके फायदे के हिसाब से फैसले ले और उसके दोस्तों से दोस्ती रखे। और कहा जा रहा है कि तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर शेख हसीना सरकार के रुख से चीन काफी भड़का हुआ था, क्योंकि चीन के दौरे से लौटने के बाद शेख हसीना ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि तीस्ता परियोजना को लेकर चीन तैयार है, लेकिन वो इसे भारत को देंगी क्योंकि भारत की कुछ सुरक्षा चिंताएं। और जब आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ तो चीन को बांग्लादेश में खेल करने का मौका मिल गया। आरोप है कि चीन की तरफ से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग और फंडिंग दी। और आप सोचिए, जो शेख हसीना चीन को छोड़कर भारत के साथ खड़ी हुई, उन्हीं शेख हसीना को भारत में लोग तानाशाह बता रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। ये कैसे लोग हैं बॉस? इनके दिल में नाम में इंडिया रख लिए अलायंस का, इधर कुछ है कि नहीं? बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं वो भारत के नजरिए से खतरनाक है, क्योंकि बांग्लादेश में जो नई तस्वीर बन रही है उसमें पाकिस्तान की झलक दिख रही है। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत के पड़ोस में एक और पाकिस्तान जन्म ले रहा है? बांग्लादेश के एक और पाकिस्तान बन जाने की बात कोई वाइल्ड थ्योरी नहीं है, बल्कि इसके पूरे आसार लग रहे हैं कि पड़ोस में एक और आतंकिस्तान, एक और पाकिस्तान खड़ा हो जाए। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। इसकी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया हैं। ऐसी खबरें हैं कि खालिदा जिया फिर से बांग्लादेश की कमान संभाल सकती हैं। खालिदा जिया और उनकी पार्टी बीएनपी का पाकिस्तान और चीन से बहुत गहरा नाता रहा है और वो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमदर्द रही। खालिदा जिया 2001 से 2006 के बीच जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तब उनकी विदेश नीति से जुड़े ज्यादातर फैसले पाकिस्तान और चीन के हित में होते थे। खालिदा जिया की सरकार के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठन बांग्लादेश की जमीन को भारत विरोधी टूलकिट की तरह इस्तेमाल करते थे। साल 2001 से 2006 के बीच भारत में कई आतंकी हमले आईएसआई की शह पर हुए और आतंकी हमलों में शामिल कई संगठनों का बेस बांग्लादेश था। इस दौरान भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी जो उग्रवादी संगठन एक्टिव थे, उसमें कई संगठनों का बेस बांग्लादेश था। ये संगठन आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। बाद में जब शेख हसीना की सरकार बनी तो इन संगठनों पर एक्शन हुआ। साल 2013 में बांग्लादेश में चुनाव से पहले बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों ने भारत के साथ एक सीक्रेट रिपोर्ट साझा की थी, जिसमें यह बताया गया था कि आईएसआई बांग्लादेश में आतंकी संगठनों और खालिदा जिया की पार्टी को मजबूत करने के लिए इन्हें बड़ी मदद दे रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि खालिदा जिया का बेटा तारिक जिया भी बांग्लादेश लौट रहा है। तारिक जिया वो व्यक्ति है जो अपनी मां के प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश को पर्दे के पीछे से चला रहा था और साथ ही आईएसआई, आतंकी संगठनों, उल्फा चीफ परेश बरुआ और दाऊद इब्राहिम के साथ बहुत करीब से काम कर रहा था। इसी साल बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के दौरान और उससे पहले तारिक जिया ने ही बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। आप सोचिए, जिस बांग्लादेश के विपक्ष के लिए हमारे यहां का विपक्ष आंसू बहा रहा है, वो विपक्ष एंटी इंडिया है, इंडिया आउट का नारा चलाता रहा है, उसके साथ अपना विपक्ष खड़ा हो रहा है। क्या पॉलिटिक्स है इन लोगों की? और अभी भारत के लिए कहा जाता है कि भारत को 2.5 मोर्चे पे लड़ाई लड़नी होती है, पाकिस्तान, चीन और अपने यहां के जो ये भेदी बैठे हुए।
अब वो 2.5 मोर्चे की लड़ाई 3.5 मोर्चे की हो जाएगी, क्योंकि एक और इधर बांग्लादेश पाकिस्तान की हालत में खड़ा हो जाएगा। भारत की परेशानी सिर्फ खालिदा जिया नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट हो रहे वो कट्टरपंथी संगठन है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। ऐसा ही एक संगठन है जमाते इस्लामी, जिसके खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के साथ अच्छे संबंध रहे। 2001 से 2006 के बीच जब खालिदा जिया की सरकार थी, तब जमाते इस्लामी भी उनके साथ काम कर रही थी। जमाते इस्लामी वही संगठन है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था। इस संगठन के आईएसआई, हमास, फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टरपंथी संगठनों से क्लोज कनेक्शन है। जमाते इस्लामी का छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर है, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन हुजी के साथ बहुत पहले से काम करता रहा। साल 2008 में जब बांग्लादेश में राष्ट्रपति शासन था, उस दौरान आतंकी संगठन हुजी और इस्लामी छात्र शिविर के लोगों ने भारत में 6 प्रमुख शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट कराए। इन संगठनों का मकसद बांग्लादेश में प्रो पाकिस्तान और तालिबान स्टाइल कट्टरपंथी शासन स्थापित करना है। साल 2013 में जमाते इस्लामी को शेख हसीना की सरकार ने बैन कर दिया था, लेकिन अब इस संगठन के लोग फिर से एक्टिव हो रहे हैं। यानी बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने की लड़ाई नहीं चल रही है बॉस, बांग्लादेश में कट्टरपंथ स्थापित करने की लड़ाई चल रही है, लोकतंत्र को खत्म करने। बांग्लादेश में इन्हीं सब हालात को देखते हुए यह डर जताया जा रहा है कि कहीं बांग्लादेश और एक और पाकिस्तान न बन जाए। फिर यहां बैठकर जो मोदी विरोध में वहां के लिए प्रेम गीत गा रहे हैं, बॉस भुगतना सबको पड़ेगा। पाठशाला में अगली क्लास, अखिलेश क्यों हैरान है? उपचुनाव के पहले अचानक अयोध्या क्यों पहुंचे हैं सीएम योगी? सीएम योगी ने उपचुनाव के पहले दोनों डिप्टी सीएम के साथ ऐसा क्या किया जो किसी ने सोचा ना था? अब इसका चर्चा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच है। कांग्रेस और अखिलेश यादव उम्मीद कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की ही तरह उपचुनाव में भी शानदार प्रदर्शन करेगा इंडी गठबंधन। लेकिन इंडी गठबंधन के लिए उपचुनाव की राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की और इस रणनीति के केंद्र में है अयोध्या। वही अयोध्या जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई, यह नैरेटिव चलाया गया। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत का रास्ता अयोध्या से निकलेगा, यह सीएम योगी मान के चल रहा है और सीएम योगी ने इसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली। आप देखिए कि उपचुनाव का केंद्र अयोध्या बन चुका है। अयोध्या में लोकसभा चुनाव के बाद हालात बदले हैं। हार के बाद भी बीजेपी ने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। अयोध्या में विकास के काम जारी हैं। उपचुनाव में अयोध्या गैंगरेप केस का भी असर दिखेगा। अखिलेश की रणनीति बैकफायर करती दिख रही है, जिस तरह से वो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने खुद कमान संभाली हुई और सीएम योगी ने एक प्लान भी तैयार किया है, जिससे इंडी गठबंधन के नैरेटिव को एक एक करके तोड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडी गठबंधन हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर हमले कर रहा है, लेकिन फैजाबाद में हार के बाद भी बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ा। अयोध्या का जिक्र भी बीजेपी लगातार कर रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर अचानक अयोध्या पहुंच गए। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी का यह पहला अयोध्या दौरा है। सीएम योगी ने अयोध्या के राम मंदिर पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए, उनकी पूजा की, उनका आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने पूरे मंत्रोच्चार के साथ रामलला की पूजा और आरती की। रामलला के दर्शन करने से पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर राम भक्त हनुमान के दर्शन किए और आशीर्वाद लिए। यानी बीजेपी का मैसेज क्लियर है कि फैजाबाद भले बीजेपी हार गई, लेकिन बीजेपी अयोध्या को नहीं छोड़ने जा रही। सीएम योगी का अयोध्या दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम योगी ने जो उपचुनाव के लिए रणनीति बनाई है, उसमें अयोध्या की जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद को दी है, खुद संभाली है। दरअसल 10 सीटों की जिम्मेदारी 5 नेताओं में बांट दी गई। सीएम योगी के पास मिल्कीपुर और कटेहरी सीट की जिम्मेदारी है। उन्होंने खुद जिम्मा उठाया इन 2 सीटों को लेकर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मंझुआ दे दिया गया है कि यहां आपको जिताना है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को सीसामऊ और करहल दिया गया है कि बॉस यहां आपको माहौल सेट करना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कुंदरकी और मीरापुर का काम मिला है और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई। यानी जिन बीजेपी के नेताओं में अंतर्कलह चल रही है, यह बात कही जा रही थी,
वो सारे बीजेपी के नेता अब 2-2 सीट की जिम्मेदारी लेकर उपचुनाव में बीजेपी को जिताने के मकसद से काम में लग गए। मिल्कीपुर की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही सीएम योगी अयोध्या पहुंच गए और वहां उपचुनाव के लिए स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं सबसे मिल रहे हैं। अयोध्या से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बता दूं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं और इस बड़ी बात यह है कि इस अयोध्या दौरे में एक सियासी पहलू भी है। मिल्कीपुर विधानसभा जो उपचुनाव होने वाला है उसे जीतने के लिए जो रणनीति बननी है उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि सीएम ने 10 जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर उसकी जिम्मेदारी खुद संभाली हुई है। दोनों डिप्टी सीएम हैं, उनको 2-2 सीटें की जिम्मेदारी दी गई है। जो प्रदेश अध्यक्ष है 2 सीट की जिम्मेदारी उनको भी दी गई है। जो संगठन महामंत्री है 2 सीट की जिम्मेदारी उनको भी दी गई है और खुद मुख्यमंत्री ने जो है वो अयोध्या की इस मिल्कीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी संभाली है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी किस तरह एक्टिव हैं, आपको उसकी एक झलक दिखाता हूं। अयोध्या में रामलला के दर्शन और पूजन के फौरन बाद सीएम योगी बैठकों में व्यस्त हो गए। मतलब पहले प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिए, हनुमान जी का आशीर्वाद लिए और लग गए काम में। अयोध्या में अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की, अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर भी सीएम योगी ने अधिकारियों से चर्चा की, गैंगरेप पीड़िता के परिवार की सुरक्षा का निर्देश दिया। यानी सीएम योगी एक एक कदम पूरी प्लानिंग के साथ उठा रहे हैं और साथ ही इंडी गठबंधन के नैरेटिव को भी तोड़ते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कह रहे हैं कि यूपी में सरकार और बीजेपी संगठन में बन नहीं रही। कभी अखिलेश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ सीएम योगी की अनबन की बात करते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। अखिलेश यादव को पता नहीं ये सारी जानकारी कहां से मिली, क्योंकि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ मिलकर उपचुनाव के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने सुपर 30 नाम से टीम बनाई है और इस टीम में दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। आप खुद देखिए कि सोमवार यानी कल टीम सुपर 30 की बैठक हुई थी। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे, दूसरे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद थे। सभी ने सीएम योगी को अपना फीडबैक दिया है। सीएम ने सभी को अपने विधानसभा में रुकने के लिए कहा है और कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच जाने का निर्देश दिया। यानी इंडी गठबंधन जो नैरेटिव बना रहा था कि सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम में बन नहीं रही, जो ये कह रहे थे कि सीएम योगी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम जा ही नहीं रहे, उस नैरेटिव का गुब्बारा भी सीएम योगी ने पट से पिन मारकर फोड़ दिया। अब बीजेपी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में जुटी हुई दिख रही। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडी गठबंधन दावा कर रहा है कि यूपी में बीजेपी कमजोर हुई और उपचुनाव में बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। खासतौर पर अखिलेश यादव ज्यादा आक्रामक होकर बीजेपी पर हमले कर रहे थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से यूपी में जो कुछ हुआ है उससे अखिलेश यादव बैकफुट पर दिखने लगे। अयोध्या में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप हुआ और उसका आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर लगा। इस घटना ने समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर दी। अयोध्या गैंगरेप ने अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में सेंधमारी की। सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश के पीडीए में पी यानी पिछड़ों के लिए जगह नहीं है क्या, क्योंकि गैंगरेप पीड़ित बच्ची तो पिछड़ी जाति से। अयोध्या गैंगरेप से अखिलेश यादव की परेशानी कैसी बढ़ गई है आप सुनिए। भाई, मिल्कीपुर विधानसभा सीट फैजाबाद में आती। मिल्कीपुर में 1998 से 5 बार समाजवादी पार्टी जीती। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर से ही जीते थे। 2024 में सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा दिया। मिल्कीपुर से 30 किलोमीटर दूर भदरसा इलाका है। भदरसा के ही समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर गैंगरेप का आरोप। भदरसा गैंगरेप का असर मिल्कीपुर उपचुनाव में पड़ सकता है, ये जानकार कह रहे हैं। सीएम योगी ने खुद विधानसभा में इस मामले पर समाजवादी पार्टी को घेरा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अयोध्या गैंगरेप को लेकर लगातार अखिलेश यादव पर हमले कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कहा कि बलात्कारियों को बचाना सपा की जनजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। जनता में भी इस घटना को लेकर नाराजगी है। आपको दिखाते हैं मिल्कीपुर के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। अवधेश प्रसाद यहाँ पे दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। पहली बार जीते थे तो नहीं दिखाई पड़े, कुछ काम नहीं किया। ये झूठा वादा करके सब करके सांसद जीत लिए हैं। अब की बार यहाँ कुछ चलने वाला है, भाजपा की जीत होगी। तो इस बार अवधेश प्रसाद निकल गए हैं किसी तरीके से, लेकिन आगे मिल्कीपुर की जनता केवल बीजेपी को ही चाह रही है। बीजेपी के पक्ष में एकदम आंधी चल जाएगी। अब चली है, लोग बाग स्वयं अपने आप
चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। देखिए, विकास की बात अगर करें तो विकास की बात जो भाजपा ने कर दिया है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया था। चुनाव की बात रह गई तो चुनाव जनता जनार्दन है। जनता किसको लाइक करती है, समाजवादी पार्टी को करती है कि भारतीय जनता पार्टी को करती है। अवधेश जो है झूठा मंत्री के नाम से विख्यात हैं, उनका कोई भी काम जो है नहीं हुआ है। सुन रहे हैं आप, मिल्कीपुर की जनता कह रही है भाई कि इस बार बीजेपी को वोट देंगे। उपचुनाव के लिए इंडी गठबंधन में क्या तैयारी चल रही है वो भी आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी यह फाइनल ही नहीं हो पाया कि कौन कितनी सीट पर लड़े। कांग्रेस 5 सीटों पर अपनी दावेदारी जता रही है, लेकिन अखिलेश यादव 2 या 3 से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। सीट शेयरिंग से पहले ही अखिलेश यादव ने करीब 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट भी फाइनल कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिल सकता है। अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट मिल सकता है। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट मिल सकता है। कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी के परिवार को टिकट मिल सकता है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने पर यहां उपचुनाव हो रहा है। कुंदर की सीट से हाजी रिजवान को टिकट मिल सकता है और मीरापुर सीट से कादिर राणा को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा बाकी की 4 सीटों के लिए भी समाजवादी पार्टी में मंथन चल रहा है। यानी समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी कांग्रेस जो 5 सीट पर लड़ने के अरमान जगाए बैठी है, उसको वो 5 क्या 3 या 2 मिल जाए वो भी पॉसिबल नहीं दिख रहा। तो बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम बदल गया है। कौन बचेगा इस चुनाव में, कौन साफ हो जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बचाने की लड़ाई अंतरिक्ष में भी चल रही है। अंतरिक्ष में 55 दिन से सुनीता विलियम्स का आप नाम सुने होंगे, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, वो फंसी हुई हैं 55 दिन से भाई। 12 दिन और अगर उन तक मदद नहीं पहुंची तो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की जान को भी खतरा हो जाएगा। देखिए ये चैप्टर अंतरिक्ष में चल क्या रहा है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि जब बीच सड़क पर आपकी कार खराब हो गई, बाइक खराब हो गई, आप बहुत परेशान हुए, लेकिन आखिर में आप जैसे तैसे करके अपनी मंजिल तक पहुंच गए होंगे। किसी सामने वाली गाड़ी के पीछे अपना लगा दिए, रस्सी लगा दिए, किसी ने आपके बाइक को एक पैर लगा के धक्का दे दिया, आप भी तेजी तेजी चले गए। ये सब सड़क पे हो सकता है। लेकिन सोचिए कोई पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस में जाए और वहां स्पेस यान खराब हो गया। अब वहां किस में रस्सी लगाइएगा? वहां कौन पैर से धक्का देके स्पेस यान आगे बढ़ाएगा? वहां तो होगा नहीं। तो यही हाल हुआ है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ, जो पिछले 55 दिन से स्पेस में फंसी हुई। और वो 5 जून को स्पेस में गई थी और 14 जून को उनको पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौट पाई, क्योंकि सुनीता विलियम्स को ले जाने वाले स्पेस यान में कुछ तकनीकी खराबियां, और इस वजह से वो स्पेस में अटकी हुई हैं। अब सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि अब उनके पास सिर्फ 12 दिन का समय बचा है, और अगर इस दौरान अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने कुछ नहीं किया तो सुनीता विलियम्स के लिए खतरा और बढ़ सकता है, जान पर भी बात आ सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनीता विलियम्स की इस हालत का जिम्मेदार नासा और अमेरिका की एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग को बताया जा रहा है, क्योंकि 5 जून को उड़ान भरने से पहले ही स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी खराबी की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी मिशन को रोका नहीं गया और स्पेस के लिए रवाना कर दिया गया। इस लापरवाही के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मिशन के बारे में सुन लीजिए। दरअसल स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और बोइंग ने मिलकर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन तैयार किया। इसके लिए खास तौर पर स्टार लाइनर नाम का स्पेसक्राफ्ट तैयार हुआ। इसी स्पेसक्राफ्ट में 5 जून 2024 को अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने स्पेस के लिए उड़ान भरी। 25 घंटे के सफर के बाद सुनीता विलियम्स करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गई। स्पेस स्टेशन में 8 दिन बिताने के बाद सुनीता को 14 जून को वापस आना था, लेकिन इस दौरान जो उनका स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर था उसमें हीलियम गैस का लीक होने की जानकारी मिली कि ले इसका तो गैस ही निकल गया। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट में 5 थ्रस्टर भी बंद हो गए, मतलब गाड़ी बैठ गई, स्पेस यान बैठ गया। इसी वजह से पिछले 55 दिन से सुनीता विलियम्स की वापसी नहीं हो पाई, और अगर इस तकनीकी समस्या को ठीक नहीं किया गया तो स्पेसक्राफ्ट से लौटना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इस हालत में स्पेसक्राफ्ट में आग लग सकती है। इस मिशन में सुनीता विलियम्स के लिए दूसरी मुसीबत यह भी है कि स्पेस में उनकी सेहत भी कमजोर हो रही है।
सुनीता विलियम्स को बोन डेंसिटी लॉस नाम की बीमारी शुरू हो गई। इसमें हड्डियों से कैल्शियम झड़ने की दिक्कत होने लगती है, जिससे हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। इसे मेडिकल साइंस की भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है। दरअसल स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, जिससे माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। स्पेस में धरती की तरह हड्डियों पर वजन का प्रेशर नहीं पड़ता, जिसके कारण बोन डेंसिटी कम होने लगती है। इसकी वजह से हड्डियां और मांसपेशियों के टिश्यू तेजी से खत्म होने लगते हैं। यानी स्पेस यात्रा में सुनीता विलियम्स दो तरह की मुसीबत का सामना कर रही है। हालांकि सुनीता विलियम्स पहले भी कई बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर चुकी है। वो कई दिनों तक स्पेस स्टेशन के अंदर रह चुकी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके स्पेसक्राफ्ट में इतनी बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और उनकी सेहत भी बिगड़ती जा रही है। स्पेस में फंसे होने के बाद भी सुनीता विलियम्स निराश नहीं है। कुछ दिन पहले सुनीता विलियम्स का एक वीडियो आया था, जिसमें वो स्पेस स्टेशन में जिम्नास्टिक करती दिख रही थी। ये वीडियो उन्होंने खास तौर पर पेरिस ओलंपिक में आने वाले खिलाड़ियों के लिए बनाया था। इसके अलावा सुनीता विलियम्स ने अपने साथियों के साथ रेस भी लगाई। स्पेस में जीरो ग्रेविटी होने की वजह से हवा में तैरते हुए ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। ये तस्वीर देखिए, बाल देखिए ना कैसे हवा में उड़ जाता है। सुनीता विलियम्स के स्पेसक्राफ्ट से आई तकनीकी खराबी को समझने के लिए आपको स्टारलाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट को भी समझना पड़ेगा, जो खास तौर पर इस मिशन को ध्यान में रखकर बनाया गया। दिखने में कुछ गोलाकार चोंच जैसे इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस कैप्सूल भी कहा जाता है। इसे रॉकेट के सबसे ऊपर लगाया जाता है। दरअसल स्टारलाइनर अब तक स्पेस में भेजे गए स्पेसक्राफ्ट से बहुत अलग है। इसे खास तौर पर स्पेस टूरिज्म के लिए ज्यादा लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। इसका आकार यानी डायमीटर 17 फीट और ऊंचाई 15 फीट रखी गई है। यह दूसरे स्पेसक्राफ्ट से बड़ा है और इसमें 7 अंतरिक्ष यात्री बैठ सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा जगह होने के कारण इसमें स्पेस से जुड़े दूसरे सामान भी लाए जा सकते हैं। इसकी दूसरी खासियत यह भी है कि इसे 6 महीने में करीब 10 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने इसे स्पेस टैक्सी के तौर पर बनाया। अब सोचिए, ऐसा टैक्सी बनाया कि पहले ही बार में ठस बोल गया। अगर बोइंग स्टारलाइनर का यह मिशन सफल हो जाता तो इसे स्पेस टूरिज्म के रास्ते खुल जाते, लेकिन अपनी पहली यात्रा में स्पेसक्राफ्ट में बड़ी दिक्कत आ गई। अब कोई जाएगा? वो कह रहा है सुनीता विलियम्स को तो अनुभव है तो वो रह रही है। जो यात्री जाएगा वो तो कहेगा यार मैं फंस गया। फिर सुनीता विलियम्स की स्पेस में अटकने के पीछे नासा की लापरवाही को भी जिम्मेदार माना जाता है। दरअसल इस मिशन के लॉन्च होने से पहले कई बार तकनीकी समस्या आ चुकी थी। पहली बार नासा की तरफ से कहा गया कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को 6 मई को रात 10:34 पर लॉन्च करेंगे। इसे नासा के अलायंस एटलस 5 नाम के रॉकेट पर लॉन्च करने का ऐलान किया गया, लेकिन फिर इसे टाल दिया गया। इसके बाद 1 जून 2024 की डेट दी गई कि तब लॉन्च कर देंगे। इस दौरान दोनों अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेसक्राफ्ट में बैठ चुके थे, लेकिन लॉन्च करने से कुछ देर पहले तकनीकी खराबी की वजह से मिशन को रोकना पड़ा। फिर 5 जून को एक बार फिर से रॉकेट को लॉन्च के लिए तैयार किया गया और उसे लॉन्च भी कर दिया, लेकिन 6 जून को रात में ही पता चला कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में गैस लीक हो रही। तो बॉस पहले ठीक तो करते ढंग से भेज दिया, वो वहां अटके पड़े हैं। इसी वजह से नासा पर आरोप लग रहे हैं कि लॉन्चिंग से पहले नासा ने तकनीकी दिक्कत को पूरी तरह से ठीक नहीं किया और इस लापरवाही की वजह से सुनीता विलियम्स जाके स्पेस में फंस गई। अब तुम तो फंसा के छोड़ दिए नासा, तुमने नासा ने दे दिया झांसा और फंस गई वो वहां जाके। कौन बचाएगा? 12 दिन बचे हैं। अब पूरा हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे सुनीता विलियम्स को बचाएं, कैसे बचाएं, नाक कट जाएगी और उधर जान का खतरा है। सवाल है, ये सब चल रहा है बॉस।